हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात करने वाले हैं। लास्ट की 2 वीडियोस से हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, किस तरह से पूरा प्रोसेस डाइजेशन का होता है और कौन-कौन से पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, राइट, किस तरह से जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है और क्या क्या डिसऑर्डर्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको उनका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरी की पूरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास ऑन हो करके ब्लड में या फिर लिम्फ में जा करके मिल जाती है, राइट। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या है, तो ये लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन हम पढ़ चुके हैं लास्ट ही वीडियो में। तो उनके थ्रू, राइट, उस लेयर के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो करके हमारे ब्लड में मिल जाती है, तो उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है? इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, राइट। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, उनके थ्रू ये होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे कि क्लोराइड आइंस, तो जनरली ये सिंपल डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि सब्सटेंसेस का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से मूव करना लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह को, राइट। अगर हम इस पिक्चर में एक एग्जांपल लेकर के देखें तो अगर यहाँ पे सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये सब्सटेंस किस तरफ को मूव करेगा? जहाँ पे सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन लो है, राइट। तो ये है सिंपल डिफ्यूजन और ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई है किसी सब्सटेंस की और वो लो वाली साइड को मूव कर रहा है तो दैट इज़ डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आइन वगैरह हो गए, इन सभी की हमें सिंपल डिफ्यूजन हमें देखने को मिलती है। और द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आपको वही बताया कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है वो ब्लड स्ट्रीम में कितना पास होगा, राइट, कितना जा करके मिलेगा। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier protein। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हो गए जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हो गए, राइट, तो इनके लिए हमें एक कैरियर प्रोटीन की मदद चाहिए होती है, राइट। तभी ये जो सब्सटेंसेस है ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे। और जब ये कैरियर प्रोटीन वाला मैकेनिज्म यूज़ होता है, राइट, तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, राइट। अब देखिए नॉर्मल क्या था? नॉर्मली हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से जो सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा हाई वाली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, राइट। लेकिन अब यहाँ पे हमने बात की कि जब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा जो कि इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को या फिर अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को कैरी करके जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा दे, राइट। तो सिंपली बात करें एब्जॉर्ब करवा दे, राइट। तो यहाँ पे क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन हाई थी। अब इनको जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की मदद चाहिए थी, तो ये वो कैरियर प्रोटीन है, राइट। अब कैरियर प्रोटीन ने क्या किया कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को जाने का जो रास्ता था वो बना करके दे दिया, राइट। तो फैसिलिटेट कर दिया इन्होंने ट्रांसपोर्ट को। तो जब कैरियर प्रोटीन बीच में आएगा, जिस मैकेनिज्म में आएगा उसे हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, राइट। तो अब वाटर है अगर, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर, राइट। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जो कौन सा वो मैकेनिज्म काम कर रहा था, तो अभी हमने पीछे ही देखा है कि जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट था वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट था, राइट। और वहीं पे अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये जो है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, राइट। मतलब क्या है कि इसको एटीपी की ज़रूरत होती है, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज़ की आपको यहाँ पे करनी है तो, राइट। इतनी सी बात आप याद रख लेंगे। वहाँ पे अगर कैरियर प्रोटीन है तो कौन सा वाला मैकेनिज्म हो जाएगा, तो फैसिलिटेट मैकेनिज्म हो जाएगा, राइट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ पे क्या है कि वो एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए एटीपी, राइट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स एंड ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na पॉजिटिव आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को कौन कौन यूज़ करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तो मोनोसेक्राइड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि Na पॉजिटिव, राइट। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। अब ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, राइट। और इसी वजह से इनको हम ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, राइट। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसल्स। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है, जिन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को क्या कहा जाता है, मिसल्स कहा जाता है, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये मिसल्स कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चले जाएंगे। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, राइट। अब ये क्या बात कर रहा है कि जो ये मिसल्स हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चले जाते हैं और वहाँ पे ये दोबारा से स्मॉल प्रोटीन में कह सकते हैं कि रीफॉर्म हो जाते हैं, दोबारा से स्मॉल प्रोटीन बन जाते हैं और इनके ऊपर एक कोटिंग होती है फैट ग्लोब्यूल्स की, जिसको कि क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन, राइट, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल। और इस तरह से ये लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। कोटिंग आप याद रखेंगे, कोटिंग क्या है, फैट ग्लोब्यूल की कोटिंग होती है जिसको कि काइलोमाइक्रोन कहते हैं, राइट। उसके बाद ये जो है वो लिम्फ वेसल में, मतलब कि हमारे जो विलाइज हैं उनमें ये ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, राइट। उसके बाद दीज लिम्फ वेसल यूजुअली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो हमारे विलाइज होते हैं, राइट, ये क्या करेंगे, ये जो एब्जॉर्ब्ड चीज़ है या एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है इसको कहाँ छोड़ देंगे, अब वो छोड़ देंगे उसको ब्लड स्ट्रीम में, राइट। तो इस तरह से ये फैट्स और ग्लिसरॉल जो हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तब भी ये एब्जॉर्ब होते हैं इस मैकेनिज्म की मदद से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इन सभी में क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की एब्जॉर्प्शन हो रही है सब्सटेंसेस की। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़। अब जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस है ये कहाँ चला जाएगा, ये टिश्यूज़ में जाएगा, राइट। और टिश्यूज़ यानी कि सेल जो है वो इनको अपनी जो एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करनी है उनके लिए इस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को वो यूज़ कर लेंगे, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एसिमिलेशन, राइट। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फेसेस इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स काउजिंग एन अर्ज और डिज़ायर टू इट्स रिमूवल। अब देखिए ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट था
ये सॉलिडिफाई हो जाता है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कोहेरेंट हो जाता है, कोहेरेंट फेसेस में ये सॉलिडिफाई हो जाता है, राइट। जो वेस्ट है वो पूरा लुब्रिकेट हो जाता है, चिपक जाता है एक दूसरे के साथ, राइट। और ये कहाँ जा कर के स्टोर होता है? रेक्टम में। इतनी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर अप की थी, राइट। अब ये क्या करेगा, जब ये रेक्टम में स्टोर हो जाएगा तो ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स हमारे ब्रेन को भेजेगा, जिससे कि हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा होगी, एक अर्ज पैदा होगी कि हमें उस वेस्ट को रिमूव करना है अपनी बॉडी से, राइट। तो ये समझाने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो उसके बाद द इजेशन ऑफ फेसिस टू द आउटसाइड थ्रू द अनल ओपनिंग, राइट। तो ये इजेशन कैसे होगी फीसिस की? अनल ओपनिंग से वो जो वेस्ट है वो हमारा बाहर चला जाता है, और ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब कि हम रोज़ इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इजेशन और इंजेशन, इजेशन मतलब है वेस्ट को बाहर निकाला अपनी बॉडी से, और इंजेशन का मतलब है जो फूड इनटेक हम कर रहे हैं, रोज़ करते हैं हम लोग, 2 टाइम 3 टाइम जितने भी टाइम करते हैं, राइट। तो ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, राइट, एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टेलिक मोमेंट। अब देखिए मास पेरिस्टेलिक मोमेंट क्या है, इसको समझते हैं। जब हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल की, तब मैंने आपको एक टाइप की मोमेंट बताई थी, तो उस मोमेंट को ही पेरिस्टेलिक मोमेंट कहा जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये देखने को मिलती है, राइट। तो अगर इस पिक्चर के माध्यम से हम समझना चाहें तो मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस होता है, राइट। तो ये रहा एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस के नीचे क्या है, यहाँ से जो हमारी ईसोफेगस है वो शुरू होती है, राइट। और शुरू होने के बाद जब हम खाना खाते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है, राइट, ये फूड है। ये जो ग्रीन चीज़ें आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये क्या है? ये फूड है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट, और रिलैक्स हो रही है जहाँ पे खाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमारी ईसोफेगस परफॉर्म करती है उसी को पेरिस्टालिक मोमेंट कहा जाता है। सेम ही तरह की मोमेंट हमारे एनस में भी होती है, राइट। जब हम लोग वेस्ट को बाहर निकालते हैं तो सेम ही तरह की मोमेंट हमें वहाँ पे देखने को भी मिलती है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पेरिस्टालिक मोमेंट क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में, राइट। इसमें क्या होता है कि लीवर हमारा अफेक्ट हो जाता है, राइट, जिसमें कि स्किन और हमारी जो आईज़ है वो येलो कलर की दिखने लग जाती हैं। येलो कलर का जो स्किन है वो हमें दिखना शुरू हो जाता है दूर से ही, राइट। और ये क्यों होता है? येलो कलर की ही क्यों दिखती है स्किन? तो क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी में जो डिपोजिशन है बाइल पिगमेंट का वो होना शुरू हो जाता है, और बाइल पिगमेंट का कलर कैसा होता है? येलो होता है, राइट। तो इस तरह की अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो इस तरह की आपको जो पर्सन जॉन्डिस से ग्रसित होगा तो इस तरह से वो दिखेगा, राइट। येलोइश कलर की उसकी आईज हो जाएंगी, और स्किन जो है वो भी पेल येलो कलर की आपको नज़र आएगी। उसके बाद वॉमिटिंग, तो ये तो आई थिंक सो आपको पता ही होगा कि उल्टियाँ जो है वो हमें पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से हमें जो है वो वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती। तो इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ, कि माउथ से ही जो इजेक्शन है वो हो रहा है, राइट। एनस से ना हो करके इजेक्शन कहाँ से हो रहा है? माउथ से ही हो रहा है, जहाँ से आप फूड इनटेक कर रहे हैं, उसी को वॉमिटिंग कहा जाता है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि कंट्रोल किया जाता है बाय द मेड्यूला, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि हमारी जो वॉमिट है उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसीड्स वॉमिटिंग, तो सबसे पहले एक फीलिंग आती है। नोजिया क्या होता है? नोजिया एक तरह की फीलिंग होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि अब जो हमारा जो मन है वो कैसा हो रहा है कि वॉमिट सी आ रही है, राइट। तो उस फीलिंग को नोजिया कहा जाता है। उसके बाद डायरिया है, तो डायरिया भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं ये सब। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मोमेंट, कि बार बार आपको क्या हो रहा है? इजेक्शन हो रही है, फेसिएशन हो रही है, बार बार आप वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है थ्रू द एनस, राइट। और ये नॉर्मली क्या है कि
बहुत ही ज़्यादा लिक्विड जो होता है फीसिस, इस टाइम पे लिक्विड फीसिस होती है, राइट। नॉर्मल जिस तरह की जो सेमी सॉलिड वाली मतलब फीसिस है वो नहीं होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, राइट। इससे क्या होता है कि ये जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, इस वजह से ये होता है, राइट। डायरिया में जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, इस वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है फीसिस में, और ये एक साइन भी हो सकता है कि आपके पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन है, राइट। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन से तो मे बी बहुत से लोग ग्रसित भी होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो फीसिस है वो कोलोन के अंदर ही रहता है, राइट। वो कोलोन के अंदर ही मतलब इकट्ठा होता रहता है, हमारे रेक्टम तक या एनस से वो बाहर पहुंचता ही नहीं है, बाहर निकलता ही नहीं है, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन ये होता है, और इसमें आपको पेट दर्द जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, राइट। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह का पेट दर्द अगर आपको होता है तो या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या फिर आपको इनडाइजेशन हो सकती है। अब इनडाइजेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ खाना खाने के बाद कई बार क्या है कि कुछ बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है, कई बार हर्ट बर्न्स होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इनडाइजेशन है। अगर हमने कोई चीज़ खाई वो अच्छे से हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, राइट। हमें एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, या फिर ऐसी फीलिंग आ रही है कि एनजाइटी सी फील हो रही है कि, या फिर ओवर ईटिंग जब हम कर लेते हैं तब भी इनडाइजेशन होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं, तो हमारे एसोफेगस में या हमारी फूड पाइप में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सी सेंसेशन हो रही है। तो वो सारे के सारे क्या है, ये सभी के सभी इनडाइजेशन है, राइट। यहाँ पे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, हमने खाना खाया और खाना जो है वो इन्फेक्शन हमारे पेट में होगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, राइट। और ये घातक भी हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, PEM। तो ये क्या है, मे अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्राउट, फेमाइन और पॉलिटिकल टर्मोइल। तो ये आम आए दिन आपको देखने को मिलता ही है, राइट। कहीं पे सूखा पड़ गया या कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जहाँ पे लोगों को अच्छा खाना मिल पाए, राइट। तो वहाँ पे अच्छा खाना ना मिलने की वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये चीज़ देखी जाती है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, राइट। मतलब कि कमी हो गई है प्रोटीन एनर्जी की, राइट। अब बात करा जाए तो बांग्लादेश में जैसे कि लिबरेशन हुई थी, जब लिबरेशन वॉर हुई थी उस दौरान ये देखा गया था कि वहाँ के इन्फेंट्स में माल न्यूट्रिशन हो गया, राइट। उसके बाद इथोपिया में जब सीवियर ड्राउट्स आए थे इन मिड 80s, तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखी गई थी। तो PEM किसको अफेक्ट करता है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस को ये अफेक्ट करता है, और क्या कर देता है उनके अंदर, मरासमस या फिर क्वाशियोरकर, ठीक है। तो ये दो बीमारियां हैं जो PEM की वजह से होती हैं, राइट। मरासमस क्या है, तो ये एक साइमल्टेनियसली डिजीज़ है। किस तरह से फैलती है, तो बॉडी के अंदर जब प्रोटीन्स की कमी हो जाती है या फिर कैलोरीज की कमी हो जाती है तब मरासमस होता है, राइट। और इसका वजह क्या है, ये कैसे हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो मदर्स हैं वो अपने बेबीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक अपना मिल्क जो है वो फीड नहीं करती हैं, राइट। मान लीजिए एक बेबी है, 1 साल के अंदर तक उसको मदर्स मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कई मदर्स क्या होती है उससे पहले ही उनको जो फूड है, अदर फूड है, वो खिलाना शुरू कर देती हैं और अपना दूध जो है वो नहीं पिलाती हैं। इसी वजह से बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैलोरिक वैल्यू है जो वो कम हो जाती है, और इसी वजह से मरासमस जो है वो हो जाता है कुछ बच्चों में। इसका एक और कारण भी है कि अगर मदर जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी को गेन कर लेती है या फिर किसी चाइल्ड को बर्थ दे देती है और उसका जो पहले वाला बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है अभी, राइट, 1-2 साल का है, तो उस वजह से भी कई बार बच्चों में मरासमस की जो ये दिक्कत है या डिजीज़ है ये देखी जाती है, राइट। अब मरासमस में होता क्या है, तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, राइट। इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी की अच्छी तरह से, टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, प्रोटीन्स की कमी रहती है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमैसिएशन आपको देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। इमैसिएशन क्या है, तो बॉडी की बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि दुबलापन, बहुत ज़्यादा दुबलापन जो है वो बच्चों में देखा जाता है। इसमें लिम्स जो होती हैं, हमारी हाथ और हमारे जो पाँव होते हैं, टांगें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती हैं। स्किन जो है वो हमारी ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है और रिंकल्ड स्किन आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ रेट जो है वो बॉडी का वो डिक्लाइन कर जाता है, वेट बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे दिमाग पर, हमारी मेंटल जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, राइट। तो यह पिक्चर देख रहे हैं, तो ये इस बच्चे को मरासमस की दिक्कत है या डिजीज़ हुआ है इसको, तो इस तरह से यहाँ पे जो बच्चा है वो दिखना शुरू हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं क्वाशियोरकर की। तो ये कैसे होता है? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से ही होता है, राइट, अकम्पनीड बाय द कैलोरी डेफिशिएंसी। यहाँ पे भी आपको कैलोरी डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कमी, राइट। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मदर्स हैं वो अपना दूध ना पिला करके बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी की प्रोटीन डाइट खिलाना शुरू कर देती हैं। अभी तक जब बच्चा 1 साल का ना हो या उस एज के दौरान ही जो मदर्स हैं वो अपना मिल्क फीड करवाने के बजाय उन्हें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी प्रोटीन जो है वो वाली डाइट खिलाना शुरू कर देती हैं। तो जैसे कि मरासमस में आपने देखा था कि जो लिम्स होती हैं वो बहुत ही थिन हो जाती हैं, राइट। तो क्वाशियोरकर में भी उसी तरह से जो मसल्स हैं, राइट, वो फूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिम्स हैं वो उनमें आपको थिनिंग मिलेगी, राइट, मतलब कि पतली हो जाएंगी लिम्स। और जो हमारी ब्रेन की ग्रोथ है या बॉडी की ग्रोथ है उसमें भी आपको एक फेलियर सा देखने को मिलेगा, राइट। अब मरासमस में क्या था कि वहाँ पे आपको ये चीज़ थी कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुबलापन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ हिस्सों में फ़ैट जो है वो इकट्ठी हो जाती है, राइट। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बच्चे का जो पेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट इकट्ठी हो गई है, राइट। तो मोस्टली क्वाशियोरकर में जो फैट है वो हमारे पेट पे ही इकट्ठी होती है, राइट। स्किन के अंदर जो है वो फैट रह जाती है। जो आपकी लिम्स हैं या फिर जो आपका ब्रेन है, बस उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, राइट। और यहाँ पे क्या होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, राइट। जो बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हैं जैसे कि पेट हो गया, राइट, तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग सी देखने को मिलेगी, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यही इतना ही था आज का हमारा ये टॉपिक, राइट। और इसी के साथ हमारे ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।